वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम काई स्क्वायर टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। काई स्क्वायर टेस्ट डेवलप किया था A.R. फिशर ने 1870 में इसको डेवलप किया था। साथ साथ इसको इम्प्रूव किया बाद में कार्ल पियर्सन ने 1900 में। जनरली जो हम लोग पढ़ते हैं जी टेस्ट है या टी टेस्ट है वो क्वांटिटेटिव डेटा के लिए होता है, लेकिन काई स्क्वायर टेस्ट क्वालिटेटिव डेटा जैसे कि कलर, हेल्थ, इंटेलिजेंस, क्योर रेस्पॉन्स ऑफ ड्रग एट्सेट्रा के बारे में यूज़ किया जाता है। इट इज़ द टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ ओवरऑल डेविएशन स्क्वायर इन द ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज डिवाइडेड बाई एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज। काई स्क्वायर को जनरली इस तरह से डिनोट किया जाता है, और काई स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन O माइनस E का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई E का होल। इससे इसको डिनोट किया जाता है, या आप कह सकते हैं समेशन FO माइनस FE का होल स्क्वायर अपॉन FE। O या FO है ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी इन ए क्लास, E या FE है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इन ए क्लास, और ये जो सिंबल है ये समेशन का सिंबल होता है। काई स्क्वायर टेस्ट के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं और जो देखी जाती हैं, एक तो है डिग्री ऑफ फ्रीडम और दूसरा है क्रिटिकल लेवल ऑफ प्रोबेबिलिटी कि इस कितनी प्रोबेबिलिटी है, ये 5% है या 1%, जिसमें कि हम आगे चल के वैल्यूज़ देखते हैं। इफ़ द टेबुलर वैल्यू इज़ लोअर, यदि टेबुलर वैल्यू जो है वो कैलकुलेटेड वैल्यू से कम है, तो रिज़ल्ट जो आपने माना है वो कैसा होता है, सिग्निफिकेंट होता है। लेकिन इसके लिए काई स्क्वायर टेस्ट के लिए 2-3 कंडीशंस होती हैं। पहला, सैंपल मस्ट बी रैंडम, सैंपल रैंडम होना चाहिए। डेटा शुड बी क्वालिटेटिव, डेटा क्वालिटेटिव होना चाहिए, और ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी शुड नॉट लेस देन 5, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी 5 से कम नहीं होनी चाहिए। काई स्क्वायर टेस्ट के लिए डिटर्मिनेशन के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मेक ए कंटिंजेंसी टेबल, सबसे पहले कंटिंजेंसी टेबल बनाते हैं, एंड नोट द ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी FO इन ईच क्लास ऑफ 1 इवेंट, और हर एक क्लास की ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी को उस टेबल में रख लेते हैं। कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, अब हम क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेट करते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इन ईच सेल, उसके बाद हर एक सेल के लिए हम ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज में डिफरेंस निकाल लेते हैं, और फिर कैलकुलेट काई स्क्वायर, और जो फॉर्मूला है समेशन FO माइनस FE का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई FE, इससे हम काई स्क्वायर को निकाल लेते हैं। Calculated x square is compared with the table value of given degree of freedom, either 5% और 1% level of significance। इस पे हम उसको कैलकुलेट करते हैं, और अगर हम वैल्यू अगर कम आती है तो उस केस में जो कैलकुलेटेड वैल्यू इज़ लोअर, टेबुलर वैल्यू इज़ लोअर देन कैलकुलेटेड वैल्यू, देन रिजल्ट आर सिग्निफिकेंट। ये पहले ही बता दिया गया है। If calculated value of chi square is less than tabulated value at a particular level of significance, the difference between observed and expected frequencies is not significant and may be due to fluctuation of sampling. यदि किसी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो अगर टेबुलेटेड वैल्यू से कम आ रही है, तो उस केस में क्या होगा कि जो डिफरेंस है वो कैसा है, नॉट सिग्निफिकेंट है, और वो किसी भी कारण से, फ्लक्चुएशन के कारण से हो सकता है। When calculated value is more than the tabulated value, यदि कैलकुलेटेड वैल्यू टेबुलेटेड वैल्यू से ज़्यादा आ रही है, तो डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ इज़ सिग्निफिकेंट, तो वो कैसा होता है, वो सिग्निफिकेंट होता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए क्या होगा, अगर इसमें जो हम काई स्क्वायर टेस्ट है इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए नंबर ऑफ क्लासेस -1, जितने भी नंबर ऑफ क्लासेस हैं n-1, यानी कि नंबर ऑफ क्लासेस -1,
ये डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का तरीका है। लेकिन अगर आप इन कंटिंजेंसी टेबल बनाते हैं तो कैलकुलेटेड इन डिफरेंट मैनर, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो दूसरी तरह से कैलकुलेट की जाती है। इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू R-1 and C-1, R-1 and C-1 into C-1. R is equal to number of rows in a table and C is equal to number of columns in a table. इसको इस एग्जाम्पल से बहुत आसानी से समझा जा सकता है। इन ए ग्रासलैंड द अर्थवर्म पॉपुलेशन वाज सैम्पल्ड फ्रॉम 10 randomly located plots of 1 meter square area. Examine the distribution pattern of earthworm. आपने एक ग्रासलैंड में आपने 10 जो 1 मीटर स्क्वायर एरिया में आपने रेंडमली अर्थवर्म की पॉपुलेशन को लिया और सैंपल लिए, और उसमें आपको देखना है कि एग्जामिन द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न के अर्थवर्म का पैटर्न कैसे होता है। इसमें आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एरियाज लिए। नंबर ऑफ अर्थवर्म पर मीटर स्क्वायर 25 32 17 23 15 39 27 19 22 26, ये आपके पास फिगर आ जाता है। अब आप क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले आप निकालेंगे समेशन एक्स। तो समेशन एक्स में आपने क्या किया, जो नंबर ऑफ अर्थवर्म्स थे पूरे 10 एरियाज़ में उनको टोटल किया, तो ये आता है 245। 245 का जब आप अरिथमेटिक मीन निकालेंगे तो 245 डिवाइडेड बाई 10, तो ये आ गया 24.5, यहाँ पे आ जाता है। अब यहाँ पे आप नल हाइपोथेसिस यूज़ करते हैं। तो नल हाइपोथेसिस में क्या करेंगे, इट इज़ प्रेज्यूम दैट अर्थवर्म पॉपुलेशन इन ग्राउंड इज़ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। आप ये मान के चलते हैं कि कैसी है अर्थवर्म पॉपुलेशन, मतलब कहीं ज़्यादा कहीं कम नहीं है, कैसा है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, आप इसको प्रिज्यूम करके चलते हैं। दस द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ अर्थवर्म इन ईच क्वाड्रेंट इज़ द मीन नंबर ऑफ अर्थवर्म। तो हम जब मान रहे हैं कि ये जो अर्थवर्म की पॉपुलेशन है ये हर एक क्वाड्रेंट में कैसी है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि हर एक क्वाड्रेंट में कैसी है, मीन है, इसका जो मीन होगा उतनी उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अब आपने ऑब्जर्व तो क्या हुआ, जो आपको फिगर दिया गया है, ऑब्जर्व पॉपुलेशन थी 25 32 17 23 15 39 27 19 22 26, ठीक है। लेकिन एक्सपेक्टेड आप कितनी मान रहे हैं, चूँकि आप इसको नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मान रहे हैं नल हाइपोथेसिस के हिसाब से, तो हर एक क्वाड्रेंट में आप मान के चलेंगे कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका मतलब हर एक क्वाड्रेंट में कितनी है, 24.5, जो कि इसका मीन है। तो एक्सपेक्टेड कितना मान के चल रहे हैं, 24.5 सभी में कितना हो गया, आप ये मान के चल रहे हैं कि सब में कितनी थी, 24.5। अब इनके बीच में डिफरेंस आप निकालेंगे, तो 25 माइनस 24.5 0.5, 32 माइनस 24.5 7.5, 17 माइनस 24.5 माइनस 7.5, 23 माइनस 24.5 माइनस 1.5, 15 माइनस 24.5 माइनस 9.5, 39 माइनस 24.5 14.5, 27 माइनस 24.5 2.5, 19 माइनस 24.5 माइनस 5.5, 22 माइनस 24.5 माइनस 2.5, 26 माइनस 24.5 ये आ गया 1.5। अब आप क्या करेंगे, चूँकि आपको फॉर्मूला है आपके पास, तो जो फार्मूला है उसमें आपने यही किया है, यहाँ पे आप देखिए कि फार्मूला है इसका कि फ्रीक्वेंसी, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो यहाँ पे हर एक का इंडिविजुअल इन ईच सेल, हमने जैसे कि पहले पढ़ा था इन ईच सेल, तो आपने देखा कि ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, उसका डिफरेंस आ गया 0.5 डिवाइडेड बाई एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, इसका होल स्क्वायर। इसी तरह से 7.5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये, माइनस 7.5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 24.5, माइनस 1.5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 24.5, 9.5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 24.5, 14.5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 24.5, 2.5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 24.5, माइनस 5.5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 24.5 प्लस 2.5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 24.5 प्लस 1.5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 24.5, क्योंकि आपको हर एक सेल में इसको निकालना है।
अब जब इनको हम कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास फिगर आता है 0.01, 2.29, 2.29, 0.09, 3.6, 8.58, 0.25, 1.23, 0.25, 0.09, 80 और इसका टोटल जब आता है तो आता है 18.68। ये कितना आया आपके पास? 18.68 इसका टोटल आ जाता है। अब आप जो बुक में या आपके पास जो भी है उसमें पीछे काई स्क्वायर टेबल दी हुई है, ठीक है। तो काई स्क्वायर टेबल, तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो टोटल आपके पास कितने पद हैं यहाँ पे? 10 यहाँ पे है। और यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आएगी? डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे है, डिग्री ऑफ फ्रीडम DF इक्वल टू है 10 - 1 इज इक्वल टू 9। ये आपके पास आ गई डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब जब आप डिग्री ऑफ फ्रीडम से देखेंगे तो आपको क्या करना है? अब 9 पे देखना है यहाँ पे। तो ये है 9 और 9 पे आपको कितना देखना है? 0.05। ये 0.05 है। तो 9 पे जब आप देखेंगे तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये आती है वैल्यू 0.05 की, ठीक है। ये है 0.05, ये है 9। इस पे जब आप देखेंगे तो ये आपकी वैल्यू आती है 16.92, ठीक है। तो जब टेबल में आप देख रहे हैं कि यहाँ द टेबल वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर एट डिग्री ऑफ फ्रीडम 9 ऑन प्रोबेबिलिटी है 0.05, यानी कि 5% प्रोबेबिलिटी पे जब आप देखते हैं तो आपकी आती है 16.92, वाइल ऑब्टेन्ड वैल्यू इज़ 18.68। आपने जो कैलकुलेट की थी वैल्यू वो कितनी थी? 18.68 थी, विच इज़ मच ग्रेटर। ये कैसी है वैल्यू? मच ग्रेटर। ये वैल्यू है मच ग्रेटर, इससे काफ़ी ज़्यादा है। दिस शोज़ दैट द टू सीरीज ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड आर डिफरेंट। ये शो करता है कि ये दोनों जो सीरीज़ हैं वो कैसी हैं? अलग हैं। तो इंडिकेटिंग दैट द पॉपुलेशन ऑफ अर्थवर्म इज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड नॉर्मली। तो ये चूँकि अलग अलग है इसलिए ये मान के चलते हैं, जो हाइपोथेसिस हमने लिया था वो ये माना है कि जो पॉपुलेशन है अर्थवर्म की वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो इस तरह से आपने जो शुरू में चूँकि वैल्यूज़ ज़्यादा आई है, कैलकुलेटेड वैल्यू ज़्यादा है उससे टेबुलेटेड वैल्यू से, इसलिए आप ये मान के चलते हैं कि दोनों जो हैं फ्रीक्वेंसीज़ हैं वो अलग अलग हैं, टू सीरीज़ अलग अलग होंगी और द पॉपुलेशन ऑफ अर्थवर्म इज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड नॉर्मली। तो इस तरह से हम काई स्क्वायर टेस्ट से ये वैल्यूज़ निकालते हैं। थैंक यू वेरी मच।